हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा होम साइंस डिपार्टमेंट से मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रोटीन। प्रोटीन जो कि हमारे शरीर में काफ़ी मुख्य भूमिका निभाता है। ये सभी पोषक तत्वों में से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व है। तो आइए हम लोग प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन है क्या, आखिर प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं। पहले आप लोग प्रोटीन के बारे में देखिए, प्रोटीन आखिर है क्या। तो प्रोटीन के बारे में हम लोग बात करें तो प्रोटीन हमारे आहार में मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य भूमिका का मतलब होता है इसके बिना हमारा आहार जो होता है वो पूर्ण नहीं होता है। और आगे चले तो हम लोग बात करें, प्रोटीन जो हमारा होता है शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। वृद्धि एवं विकास की सहायता इसलिए करता है जब हम भ्रूण अवस्था में आते हैं तभी से हमारा विकास प्रारंभ हो जाता है और साथ ही साथ में वृद्धि भी प्रारंभ हो जाती है। तो अगर हम लोग प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास सही से नहीं हो पाएगी। इसी के साथ साथ शरीर हमारे तंतुओं का निर्माण भी करता है। जो हमारी शरीर जो है कोशिकाओं की बनी हुई है उसका भी निर्माण प्रोटीन ही करता है। अगर हम किसी कार्य को करते समय हमारे कोशिकाओं की या तंतुओं की टूट फूट होती रहती है तो उसकी मरम्मत करने का भी कार्य प्रोटीन करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन के और भी कार्य होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में रक्त, मांसपेशियां, यकृति, अस्थि, तंतु, बाल, त्वचा आदि का निर्माण भी करता है। यूँ कहे तो प्रोटीन हमारे शरीर की आधारशिला भी कहा गया है। आधारशिला का मतलब होता है कि जैसे हम लोग घर बनवाते हैं तो नींव की आवश्यकता होती है, इसी तरह हमारे वृद्धि एवं विकास में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग प्रोटीन के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो प्रोटीन की खोज 1838 में हुआ था। प्रोटीन की खोज करने वाले मुल्डर थे और ये डच के निवासी थे। मुल्डर एक रसायन शास्त्री वैज्ञानिक भी थे। प्रोटीन जो है ग्रीक भाषा के प्रोटियास शब्द से बना हुआ है। इस तरह से अगर हम लोग कहें तो प्रोटीन का नामकरण जो है वो मुल्डर ने किया है। अगर आइए आगे चलते हैं और प्रोटीन के रासायनिक संगठन के बारे में बात करते हैं और पढ़ते हैं। प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ है, ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। और भी चीज़ें उपस्थित होती हैं प्रोटीन में। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहते हैं और ये नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही कार्बोज और वसा से थोड़ा अलग है। कार्बोज और वसा जो होते हैं हमें एनर्जी देने का कार्य करते हैं और प्रोटीन जो है हमें क्या करता है, वो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास करने का कार्य करता है और हमारे तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत करता है और हमारे शरीर में तंतुओं का निर्माण भी करता है। इनके अलावा प्रोटीन में फास्फोरस और सल्फर भी उपस्थित होते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे बात करते हैं। आगे चलिए, प्रोटीन जो है अकार्बनिक पदार्थ भी है। अकार्बनिक का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन में कार्बन तत्व उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसा प्रोटीन जिसमें कार्बन तत्व नहीं होते हैं जैसे लोहा, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट आदि। और भी चलिए आप आगे बात करते हैं। प्रोटीन का मुख्य भाग जो होता है नाइट्रोजन होता है, वो तो हमने पहले ही आपको बताया है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहते हैं। और आइए हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल का बना हुआ होता है। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में कैसे टूटता है, प्रोटीन जो है अपने जल अपघटन के बाद अपनी सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। सरलतम इकाई का मतलब होता है बहुत छोटे पार्ट में टूट जाता है जो अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है और कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम लोग अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधारी स्तंभ भी कहते हैं। आधारी स्तंभ का मतलब होता है कि अगर अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं रहेंगे, अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अगर अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं रहेंगे तो प्रोटीन का भी निर्माण नहीं हो पाएगा। तो आइए हम लोग प्रोटीन को संरचना के आधार पर दो प्रकार से बांटते हैं। तो ये कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक अमीनो समूह होता है और दूसरा जो होता है कार्बोक्सिल समूह होता है। अमीनो समूह की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है और कार्बोक्सिल समूह की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है।
इसके अलावा बाय द वे किसी कंडीशन में ये दोनों समूह उपस्थित हों तो वहाँ पे क्या होती है, इनकी प्रकृति जो होती है वो उदासीन हो जाती है। अब तक वैज्ञानिकों ने 22 तरह के अमीनो अम्ल का खोज किया है। जो 22 तरह के अमीनो अम्ल होते हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं, हमारे शरीर की आवश्यकता होती है इन अमीनो अम्लों का। तो हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 10 होते हैं। 10 अमीनो अम्ल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हम जब भोज्य पदार्थ लेते हैं तो उसी में हमें अमीनो अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। और अनावश्यक अमीनो अम्ल भी 10 होते हैं, तो वो हमारे शरीर में स्वतः ही निर्मित होते रहते हैं। अमीनो अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। अमीनो अम्ल सफ़ेद रवेदार होता है। रवेदार का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा दरदरा टाइप का होता है। अमीनो अम्ल का स्वाद भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। तो अमीनो अम्ल के जो स्वाद होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई अमीनो अम्ल मीठे होते हैं तो कोई तीखे होते हैं, कोई क्षारी होता है तो कोई अम्लीय होता है। सभी अमीनो अम्ल के गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण स्वतः ही होता रहता है हमारे बॉडी में, और आवश्यक अमीनो अम्ल का हम लोग भोजन के माध्यम से इसको ग्रहण करते हैं। अमीनो अम्ल जो है कई भोज्य पदार्थों में प्राप्त होते हैं, तो उनको हम लोग जब लेते हैं भोजन के माध्यम से तो हमें अमीनो अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए इन 10 अमीनो अम्ल के हम लोग नाम जानते हैं, क्या क्या नाम हैं इनके। हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के बारे में बात करें तो ट्रिप्टोफैन जो होता है वो जंतु जगत से प्राप्त होता है। मांसाहारी भोज्य पदार्थों में ज़्यादातर ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। और हम लोग बात करें यहाँ पे आसबर्न एवं मेंडल का जो प्रयोग होता है। आसबर्न और मेंडल ने चूहों पे अपना प्रैक्टिकल किया और खोजा कि अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल के बिना क्या हमारा पौष्टिक तत्व नहीं सफल होता है, क्या हमें ऐसे अमीनो अम्ल की आवश्यकता है जो हमारे बॉडी के वृद्धि एवं विकास में सहायता करे। तो इन्होंने क्या किया, चूहों पे अपना प्रयोग स्टार्ट किया। तो चूहों को इन्होंने पहले केसीन प्रोटीन दिया। केसीन प्रोटीन किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। तो ये चूहों के वृद्धि एवं विकास में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, वो समान ही रहे, ना बहुत ज़्यादा इनमें वृद्धि हुई ना बहुत ज़्यादा ही ये कमज़ोर हुए। फिर इन्होंने दूसरे बार जो प्रयोग किया उन्होंने ग्लिएडिन नामक पदार्थ दिया, अमीनो अम्ल दिया। ये किससे प्राप्त होते हैं, ये गेहूं से प्राप्त होते हैं। तो ये ग्लिएडिन प्रोटीन जो होते हैं ये गेहूं से प्राप्त होते हैं। इन्होंने चूहों को गेहूं खाने को दिया, तो गेहूं में क्या हुआ, इनके वजन में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन इनकी वृद्धि रुक गई, ये वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। फिर इन्होंने चूहों को जीन दिया। जीन प्रोटीन किस में पाया जाता है, मक्के में पाया जाता है। तो इन्होंने जीन को दिया चूहे में, तो चूहे क्या हुआ, निरंतर इनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगा, इनके वजन में भी कमी आने लगी और इनकी वृद्धि एवं विकास भी रुक गए। और धीरे धीरे ऐसा एक समय आया कि ये चूहे मर गए। फिर इन्होंने दूसरे चूहों को क्या किया, जीन प्लस ट्रिप्टोफैन दिया। जीन प्लस ट्रिप्टोफैन देने की वजह से इनमें क्या हुआ, वजन में तो कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आई, लेकिन इनका वृद्धि थोड़ा होने लगा। फिर इसके बाद इन्होंने जीन प्लस ट्रिप्टोफैन प्लस लाइसिन दिया। तो ये सारे प्रोटीन देने के बाद इन्होंने देखा कि चूहों में वृद्धि और विकास समांतर गति से हो रहा है। तब इन्होंने ये सिद्ध किया कि हमारे भोज्य पदार्थ में ऐसा अमीनो अम्ल है जिसके बिना हमारा वृद्धि एवं विकास संभव नहीं है। अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन का निर्माण मिलकर करते हैं। तो आइए हम लोग और भी आगे चलते हैं। अगर हम लोग रासायनिक तत्वों की बात किए हैं कि हमारे प्रोटीन में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कितनी मात्रा में हमारे जो इसमें प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। तो बात करें हम लोग कार्बन की, तो कार्बन जो होता है वो प्रोटीन में 50% तक उपस्थित होता है, 50% तक उपस्थित होता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो 32% तक उपस्थित होता है। और नाइट्रोजन जो होता है वो 16% तक उपस्थित होता है। और हाइड्रोजन जो होता है वो 7% तक उपस्थित होता है। और सल्फर 3% उपस्थित होता है और फास्फोरस
3% उपस्थित होता है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर कोई त्रुटि हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कुछ और कहने की ज़रूरत है आप लोगों को कि मतलब कुछ और तरीका इसमें सही किया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब नया वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप वीडियो का लाभ उठाते रहेंगे। और एक बात और कहनी है आप लोगों से कि आप लोग जो ये हमने लेक्चर के माध्यम से भी बता देते, लेकिन हमने ये नोट्स के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, ताकि आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते रहें और इसका लाभ उठाते रहें। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व जो है कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। तो आप लोग से मेरा यही सजेशन होगा, आप लोग अपने घर में रहिए और इस वीडियो को देखिए और भी अन्य वीडियो देखिए, और आप लोग समय का सदुपयोग करिए अपने, और सुरक्षित रहिए, घर वालों को सुरक्षित रखिए और मास्क पहनिए और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। अगर सैनिटाइजर नहीं है आपके घर में तो आप साबुन से हाथ धोइए, लेकिन आप पूरी तरह से अपने ख्याल रखिए। आप लोगों को पुनः एक बार नमस्कार।